नॉन एरोमेटिक है, तो इसमें क्लोज कंजुगेशन तो नहीं है। लेकिन अगर इसने अपने पाई बॉन्ड को इधर की ओर ब्रेक कर लिया, अगर ये पाई बॉन्ड को इधर की ओर ब्रेक कर ले तो क्या होगा बताओ? इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, क्यों? और नीचे वाले रिंग में माइनस चार्ज। ये कौन सा केस है, फ्यूज्ड या आइसोलेटेड? आइसोलेटेड में हम क्या देखते हैं, इंडिविजुअल रिंग देखते हैं या फिर पूरा सिस्टम देखते हैं? तो क्या इंडिविजुअली ये 3 मेंबर्ड रिंग जिसमें प्लस चार्ज डिलोकलाइज्ड है वो एरोमेटिक है, और क्या इंडिविजुअली 5 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक है? तो हम इस सिस्टम को एरोमेटिक बोल देते हैं। हम कहते हैं कि साहब ये एरोमेटिक है और ये इसमें पाई बॉन्ड जो बाहर वाला है जिसने क्लोज कंजुगेशन को रोक रखा है वो टूट जाएगा, क्योंकि सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है ना? इसके लिए आप क्या कहोगे? क्या इसमें भी ऐसा हो जाएगा? क्या ये भी बाहर वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एरोमेटिसिटी का स्टेटस पा जाएगा? बाहर वाला पाई बॉन्ड किधर की ओर ब्रेक होना ठीक रहेगा, 7 मेंबर्ड रिंग की ओर या 5 मेंबर्ड रिंग की? 5 मेंबर्ड रिंग की ओर आएगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और 7 मेंबर्ड रिंग पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो क्या दोनों रिंग इंडिविजुअली एरोमेटिक हो जाएंगे? तो इसलिए ये सिस्टम एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिसिटी को अटेन करने के लिए ये बाहर वाले पाई बॉन्ड को 5 मेंबर्ड रिंग की ओर ब्रेक कर लेता है। इसको हम जनरल स्ट्रक्चर से ऐसे शो कर सकते हैं जिसमें हमने प्लस चार्ज को 7 मेंबर्ड रिंग पर डीलोकलाइज कर दिया और नेगेटिव चार्ज को 5 मेंबर्ड रिंग पर डीलोकलाइज कर रखा है। इसके लिए आप क्या कहते हो? एक तरफ है 3 मेंबर्ड रिंग, पाई बॉन्ड से ये एक 7 मेंबर्ड रिंग से जुड़ने जा रही है। इसके लिए आपकी क्या ओपिनियन है? क्या इसका बाहर वाला पाई बॉन्ड टूटना चाहिए किसी और 3 मेंबर्ड या 7 मेंबर्ड की ओर? क्यों नहीं? जिधर ये टूटेगा उधर एंटी एरोमेटिसिटी आ जाएगी। तो ये नहीं तोड़ता, ये जस्ट नॉन एरोमेटिक बन के रहता है। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मान लो मैंने ये तीनों स्ट्रक्चर एक साथ बना दी, ये तीनों, और मैं कहूं कि किस केस में दोनों रिंग के रिस्पेक्ट में रोटेशन मुश्किल है? थर्ड। क्यों? फर्स्ट में आसान क्यों है? क्यों वो सिंगल हो जाता है? एरोमेटिसिटी पाने के लिए बाहर वाले बॉन्ड को तोड़कर बार बार सिंगल हो जाता है, बल्कि सिंगल होने के बाद वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, दोनों इंडिविजुअली रिंग एरोमेटिक हो चुकी हैं, ठीक है ना? बात समझ में आई? तो केवल ये नहीं पूछा था कि एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है, ये बता दो। कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं, रोटेशनल बैरियर किसमें सबसे ज्यादा है, इस टाइप से आ जाते हैं सवाल, नोट करें। एन एनुलीन्स, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होते हैं उनको एनुलीन्स कहा जाता है, एन एनुलीन्स कहा जाता है। इनका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला इनका होता है CnHn, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n। जनरल फार्मूला CnHn, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर n। लेकिन n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए, यानी कि C6H6 एनुलीन्स की कैटेगरी में नहीं आता। इसमें भी इसका भी फार्मूला CnHn जैसा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है, तो ये, लेकिन एनुलीन की डेफिनेशन में ये नहीं आता। C6H6 इज बेंजीन। 10 या 10 से ज्यादा अगर n की वैल्यू हो तो ही हम उसको एनुलीन्स की कैटेगरी में लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला एनुलीन है 10 एनुलीन, 10 एनुलीन, ठीक है ना? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H10, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटे? 10। इसकी स्ट्रक्चर है इस तरह से। मैंने आपको एक बार बताया था कि एरोमेटिसिटी की 3 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी बोलो? पहला साइक्लिक और प्लेनर, दूसरा है sp और sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि प्लेनर है या नहीं है इसका टेंशन आप नहीं लेंगे, क्योंकि हम डायग्राम को 3D में नहीं बनाते, और एक ही एक्सेप्शन है कि वो नॉन प्लेनर होने की वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाता है, वो यही है। सब कुछ ठीक लग रहा है, देख लो। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हकल्स रूल को फुलफिल कर रहा है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड से सारे रिंग के सारे कार्बन sp2 है। लेकिन इन इंटरनल हाइड्रोजनों के रिपल्शन की वजह से, इन इंटरनल हाइड्रोजन्स के रिपल्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ प्लेनरिटी
aromaticity is lost. So this compound is non-aromatic. This compound is non-planar due to HH repulsion, and that's why non-aromatic. बात समझ में आ गई? This is the only case where planarity is important, and molecule becomes non-planar, and that's why non-aromatic. मैंने आपको एरोमेटिसिटी की कंडीशंस के समय प्लेनर लिखवाते समय बताया था कि प्लेनर के लिए अपन टेंशन नहीं लेंगे. एक ही जगह ऐसी स्थिति आती है जब प्लेनर की प्रॉब्लम आ जाती है, अदरवाइज सारे मॉलिक्यूल प्लेनर होते हैं. ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये वही केस है. एनुलीन, 14 एनुलीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बोलो? C14H14. और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटे? 14. इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, जरा देखें. अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना. ये 14 एनुलीन एरोमेटिक है. कुछ ऑथर्स, कुछ लोग इसको नॉन एरोमेटिक भी बोलते हैं, और उसका रीजन वही बताते हैं कि वो जैसे इंटरनल हाइड्रोजन वहां थे ना, यहां 4 है, 4 इंटरनल हाइड्रोजनों की वजह से इसमें नॉन प्लेनिटी आ जाती है. ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे एरोमेटिक बोलता हूं. उसके पीछे कई कारण हैं. जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बुक्स हैं उनमें से एक है जेरी मार्च. उसके पेज 60 पर लिखा हुआ है कि ये एरोमेटिक है, और न केवल ये लिखा हुआ है कि ये एरोमेटिक है, बल्कि ये भी लिखा हुआ है कि ये एरोमेटिसिटी का एनएमआर सिग्नल भी देता है. मैं आपको एरोमेटिसिटी की एनएमआर डेफिनेशन बताऊंगा, न्यूट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है ना. तो जेरी मार्च में ये बात लिखी हुई है क्लियर. IL फिनार नाम की एक बुक है जो जिसमें 2 वॉल्यूम्स आते हैं. तो वॉल्यूम फर्स्ट के 580 पेज पर लिखा हुआ है कि ये एरोमेटिक है. ठीक है ना. सोलोमन्स नाम की एक बुक आती है, सोलोमन्स के 336 पर लिखा हुआ है कि ये एरोमेटिक है. LG वेड नाम की एक बुक आती है, उसके 684 पर. NCERT में इसका जिक्र नहीं है. NCERT के सिलेबस से ये थोड़ा अलग होगा. अच्छा, दूसरी बात और सुन लो. ये एनुलीन 60s में ढूंढे गए, 60s और 70s के बीच में ये कंपाउंड ढूंढे गए. तो जो बुक 60s के पहले की लिखी हुई हैं उनमें इसका जिक्र नहीं है. एक बात. IL फिनार भी 59 में लिखी हुई बुक है, लेकिन फिनार साहब भी प्रोफेसर थे. उन्होंने गेस किया कि आने वाले दिनों में ऐसे कंपाउंड ढूंढे जाएंगे जिनको एनुलीन कहा जाएगा, जिनका फॉर्मूला CnHn होगा और पाई बॉन्ड में n के बराबर होंगे, और जहां n की वैल्यू 10 या उससे ज्यादा ग्रेटर होनी चाहिए. ठीक है ना. ये बात फिनार ने लिखी. बाद में सोलोमन ने डायग्राम वगैरह बना के इसको बताया कि ये एरोमेटिक है. LG वेड भी नया लिटरेचर है. ठीक है ना. कहां पर इसको नॉन एरोमेटिक लिखा हुआ है जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट है? एक बुक है फ्रांसिस कैरी नाम से. ठीक है ना. उसके पेज नंबर 455 पर इसको उन्होंने नॉन एरोमेटिक बोल दिया. यही एक लिटरेचर है. मैं इसको एरोमेटिक बोलता हूं. रीजन इज क्लियर. ठीक है. बात बताऊंगा अभी ना. जरा सा एनुलीन का एक और एनुलीन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं. 18 एनुलीन. एनुलीन इज C18H18. पाई इलेक्ट्रॉन्स कहने की जरूरत नहीं है कि 18 ही होंगे. स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. अभी तक जब भी एनुलीन का क्वेश्चन पूछा गया तब यही 18 एनुलीन ही पूछा गया है, क्योंकि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है. ये फेयरली एरोमेटिक होता है. ऐसे 18 कार्बन्स हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं. ठीक है ना. और ये बिल्कुल एरोमेटिक है विदाउट एनी डिस्प्यूट. तो हमेशा यही पूछा गया. ठीक है ना. एक चीज और बता लेता हूं ताकि फिर हम लोग फिर NMR डेफिनेशन पे जाते हैं. जरा पेरीफेरल एरोमेटिसिटी. पेरीफेरल एरोमेटिसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है. ये अकेला एक एग्जाम्पल है, ऐसा स्पेसिफिक एग्जाम्पल है. जरा सा
होता क्या है बेसिकली, एक कंपाउंड है, नाम है पायरीन। एक कंपाउंड है, उसका नाम है पायरीन। ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं पेरीफेरी पर, और एक डबल बॉन्ड बल्क में भी है। अगर हम सारे डबल बॉन्ड्स को रेजोनेंस में कंसीडर करते हुए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 16 हो जाते हैं, जो हकल्स रूल को फुलफिल नहीं करते। ठीक है ना, कुल पाई इलेक्ट्रॉन 16 हो जाते हैं जो हकल्स रूल को फुलफिल नहीं करते। लेकिन इस कंपाउंड की शेप ऐसी है, जरा बोर्ड की ओर देखें सब लोग, तो मैं बताऊं, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाला, ये बल्क के अंदर वाला, दिस गोज आउट ऑफ प्लेन, गोज आउट ऑफ प्लेन। ठीक है ना, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है और ऐसे रहता है। जरा बोर्ड की ओर देखें तो मैं बताऊं कि पेरीफेरी के सारे इलेक्ट्रॉन तो एक ही प्लेन में रहते हैं, और ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, बोर्ड के प्लेन से बाहर। ठीक है ना, इस कंपाउंड का नाम है पायरीन, और ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक है ड्यू टू 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स एट पेरीफेरी। ठीक है ना, एरोमेटिक ड्यू टू 14 पेरीफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक कि एल्कीन की खासियत है। एल्कीन की खासियत क्या है कि अगर कोई ऐसा रिएजेंट ले लें जिसमें प्लस और माइनस हो ना, H प्लस और Br माइनस, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया, तो एक जगह H एक जगह Br ऐसे एडिशन कर लेता है, इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं एल्कीन को। अगर आप पायरीन की एडिशन रिएक्शन करवाते हैं HBr से या किसी भी इस तरह के रिएजेंट से, तो आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पायरीन एडिशन रिएक्शन कर लेगा, फिर भी एरोमेटिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एडिशन उस बीच वाले कार्बन पे करता है, और पेरीफेरी वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर भी रेजोनेंस में रहते हैं और एरोमेटिसिटी को मेंटेन करते हैं। यहां एडिशन हो जाएगा, यहां पर H हो जाएगा और यहां पर Br हो जाएगा। तो इवन आफ्टर एडिशन रिएक्शन द एरोमेटिसिटी इज मेंटेन, बिकॉज the pi bond which undergoes addition reaction is not the part of aromaticity, and it is out of plane, and it is more reactive, and it gives addition reaction like any other normal alkene. ठीक है, बात समझ में आ गई? जल्दी लिख लो। NMR definition of aromaticity. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, उसको हम राइट हैंड थंब रूल से उसकी डायरेक्शन वगैरह बता लेते हैं। या फिर अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? बेंजीन रिंग्स में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड रहते हैं और मूव करते हैं, या किसी भी एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, क्लोज कंजुगेशन में मूव करते रहते हैं, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अगर हम उस पूरी रिंग को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होनी चाहिए, और इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है उसको हम किसी मीटर से कनेक्ट करके फ्लक्चुएशन देख के बता भी सकते हैं। एग्जैक्टली यही काम करते हैं। अब हमारे लिए कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, इस तरह के विवाद में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। NMR है न्यूट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस करके एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, जिससे हम बता देते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई कंपाउंड आपके हाथ लगे, नया कंपाउंड है, मालूम नहीं एरोमेटिक है या नहीं है, तो NMR रूम में ले जाएं, वहां टेक्नीशियन होगा, वो थोड़ी देर में आपको बता देगा साहब ये एरोमेटिक के सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है ना? कैसे करता है काम वो NMR? मान लीजिए कि बेंजीन रिंग आपके सामने ऐसे हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। ठीक है ना? बेंजीन रिंग इज केप्ट हॉरिजॉन्टली बिफोर यू। मान लीजिए कि बेंजीन रिंग आपके सामने ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे रखी हुई है। ठीक है, ऐसे बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन में। ठीक है ना? और इस रिंग को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया। ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? तो क्या होगा बोलो? मैग्नेटिक लाइंस रिंग में से पार होंगी। क्यों? जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है बेटे, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे आएंगी,
ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड रिंग में से जाएगी जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो यहां पर एक इंड्यूस्ड रिंग करंट जनरेट हो जाएगी। क्यों? आई इज द इंड्यूस्ड रिंग करंट। बात समझ में आ रही? और इस रिंग करंट के जनरेट होने का पता हमें किसी इक्विपमेंट से लग सकता है। जो भी करंट को मेजर करने वाले इक्विपमेंट है उनसे हमें पता लग जाएगा कि साहब करंट जनरेट हो गई। बात समझ में आ गई? तो अगर कोई एरोमेटिक रिंग होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, तो मतलब इलेक्ट्रॉन मूव तो करेंगे एरोमेटिक रिंग में, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इंड्यूस्ड रिंग करंट जनरेट होगी। बस इसी फंडा पर वो काम करता है एनएमआर। तो एनएमआर डेफिनेशन क्या है एरोमेटिसिटी की? कोई भी ऐसी रिंग जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इंड्यूस्ड रिंग करंट सस्टेन कर ले, वो एरोमेटिक रिंग होगी। जरा डेफिनेशन लिख लो, फिर इसको नोट कर लेना। डेफिनेशन लिखो। द रिंग विच कैन सस्टेन एन इंड्यूस्ड रिंग करंट, द रिंग विच कैन सस्टेन एन इंड्यूस्ड रिंग करंट when kept in an external magnetic field is aromatic. I repeat, the ring which can sustain an induced ring current when kept in an external magnetic field is known as aromatic ring. ठीक है ना? एक ये छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है ना? पहली कंडीशन है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक और प्लेनर होने चाहिए। क्यों? एंटी एरोमेटिक बोलो, ये भी साइक्लिक और प्लेनर होने चाहिए, ये शर्त है। नॉन एरोमेटिक साइक्लिक भी हो सकते हैं, असाइक्लिक भी हो सकते हैं। साइक्लिक, असाइक्लिक, प्लेनर या फिर नॉन प्लेनर, कोई भी हो सकते हैं। असाइक्लिक मतलब ओपन चेन। दूसरी चीज हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो सकता है या sp का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसमें भी यही होगा। क्यों? sp2 या sp। नॉन प्लेनर में कोई भी हाइब्रिडेशन चलेगा, sp3, sp2, sp। ठीक है ना? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, और इसमें एनी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडिंग 0 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम भी नॉन एरोमेटिक हो सकता है। इंक्लूडिंग 0। बात समझ में आ रही है? अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक स्पीशीज आर वेरी स्टेबल। ये अनस्टेबल होते हैं। मैंने आपको बताया था एंटी एरोमेटिक स्पीशीज आर हाईली अनस्टेबल, और ये मॉडरेटली स्टेबल होते हैं। ठीक है ना? तो ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का कंपैरिजन। RE जरा RE के बारे में लिखो। लिख चुका है। लिखो। इट इज लॉस्ट एनर्जी मैं बताना चाहता हूं कि रेजोनेंस एनर्जी, हम उस एनर्जी को बोलते हैं जो सिस्टम में से गायब हो जाती है।
तो कोई सिस्टम अगर एनर्जी का लॉस कर दे तो उसकी स्टेबिलिटी का क्या होगा, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो लिख लो, सो इफ RE इज मोर, हाँ, सो इफ RE इज मोर स्टेबिलिटी विल बी मोर। इसकी डेफिनेशन बताऊंगा अभी, पहले समझने के बाद। दैट्स वाई इफ it is lost energy, that's why if RE is more, stability will be more. ठीक है ना? It is lost energy means system loses this much amount of energy which is called resonance energy. ऐसा माना जाता है कि रेजोनेंस में ये एनर्जी खर्च हो गई है, रेजोनेंस के प्रोसेस में। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ RE, कैलकुलेशन ऑफ RE। जरा बोर्ड की तरफ देखें आप, बेंजीन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बेंजीन के रेजोनेंस एनर्जी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। मान लो हमने साइक्लोहेक्सीन लिया, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, रियल होता है, लेबोरेटरी में जाके हम इसका हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं, और 1 मोल हाइड्रोजन अगर इसमें डाला निकल की प्रेजेंस में तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, और साथ में कुछ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन निकलेगी, HOH बोलते हैं, पता रखा है मैंने आपको। ठीक है ना? और ये होती है -28 किलो कैलोरी के आसपास। दिस वैल्यू इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है ना? ये हम एक्सपेरिमेंट से लैब में जाके कैलकुलेट करके देख लेते हैं, बता देते हैं, देख कर बता देते हैं। अगर हमने साइक्लोहेक्साडाइईन लिया, साइक्लोहेक्साडाइईन 2 तरह के हो सकते हैं, एक ये नॉन कॉन्जुगेटेड और एक कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है। ठीक है ना? अगर हम इसमें 2 मोल हाइड्रोजिनेशन करें निकल की प्रेजेंस में तो इसमें भी साइक्लोहेक्सेन बनता है, और जो डेलएच है वो लगभग इसका डबल होता है, लगभग ये होता है 2 × -28.5 के आसपास, ये लगभग 56 होता है, थोड़ा सा डबल से कम होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है ये किलो कैलोरी। ये वैल्यू भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है क्योंकि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। हमने देखा कि जब कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है तो एनर्जी मिली कुछ x, 2 डबल बॉन्ड है तो 2x, नियरली 2x, वेरी वेरी क्लोज टू 2x। तो फिर अगर कोई कंपाउंड ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होता साइक्लोहेक्साट्राइईन के जैसा, ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर कर रहा होता और उसका अगर हम 3 मोल हाइड्रोजनेशन करवा रहे, 3 मोल हाइड्रोजन से अगर हम हाइड्रोजनेशन करवा रहे निकल की प्रेजेंस में और साइक्लोहेक्सेन बना रहे हो तो डेलएच कितना निकलना चाहिए था? 3 × -28.5, यानी कितना बेटे? 85.5 किलो कैलोरी। क्यों? बट दिस अमाउंट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, दिस अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस। क्यों? This amount is calculated and it is not observed as the compound is imaginary. ऐसा साइक्लोहेक्साट्राइईन जैसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इससे मिलता जुलता एक कंपाउंड जरूर एग्जिस्ट करता है, नाम है बेंजीन। क्यों? जिसके लिए हम कहते हैं कि ये ऐसा साइक्लोहेक्साट्राइईन के जैसा है, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, और अगर हमने इसका भी हाइड्रोजनेशन करवा के साइक्लोहेक्सेन बनवाया तो जो उम्मीद थी वो ये थी कि डेलएच जो है वो इसमें इतना ही निकलेगा, कितना? -85.5 किलो कैलोरी, बट एक्चुअली इट गेव -49.5 किलो कैलोरी। दिस इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिफरेंस कहां गया? जो हमारा कैलकुलेशन था उससे 36 किलो कैलोरी एनर्जी का लॉस हुआ। क्यों? क्या कहते हो? ठीक है ना? हमारे कैलकुलेटेड अमाउंट से 36 किलो कैलोरी के बराबर की एनर्जी डिफरेंट आई। दिस मच अमाउंट वाज लॉस्ट इन बेंजीन, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। इट इज सपोज्ड दैट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी वाज लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई ये बात? दैट मीन्स बेंजीन इज 36 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा स्टेबल एज कंपेयर टू इट्स इमेजिनरी मेजर कंट्रीब्यूटर। क्या कहते हो? ठीक है ना? तो रेजोनेंस एनर्जी की ये डेफिनेशन है। क्या? रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ रियल हाइब्रिड एंड इट्स मेजर कंट्रीब्यूटर। ठीक है ना? तो आप इसको नोट कर लें, तो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। डेफिनेशन ऑफ RE,
लिखो RE of a compound is the difference of heat of hydrogenation. RE of a compound is the difference of heat of hydrogenation between difference of heat of hydrogenation between real hybrid and its major contributor. Between real hybrid and its major contributor. ठीक है भाई, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की जगह हीट ऑफ कंबस्शन का भी ऐसे ही वैल्यू आता है. ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की जगह हीट ऑफ कंबस्शन भी लिख सकते हैं. रियल रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बिटवीन रियल हाइब्रिड एंड इट्स मेजर कंट्रीब्यूटर. बताने की जरूरत नहीं है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ रियल हाइब्रिड इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ मेजर कंट्रीब्यूटर इज कैलकुलेटेड. इट कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड एज द कंपाउंड डजंट एग्जिस्ट. बात समझ में आ रही है? वो जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है और वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. लेकिन हमने कैलकुलेशन भी किस बेसिस पर किया? दो रियल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर किया. हमने देखा कि एक डबल बॉन्ड का x किलो कैलोरी है, दो डबल बॉन्ड का 2x है, तो तीन डबल बॉन्ड का 3x होना चाहिए था, लेकिन 3x में 36 किलो कैलोरी का डिफरेंस आया. वही 36 किलो कैलोरी जिसका डिफरेंस आया है वही रेजोनेंस एनर्जी है. इसका मतलब बेंजीन अपने मेजर कंट्रीब्यूटर से 36 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा स्टेबल है. बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? अब जो HOH निकालते हैं हम, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो हम निकालते हैं, जरा ध्यान से देखो. मैंने आपको एक बार बोला था कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन. क्यों? HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन. ऐसी बात पहले हो चुकी है. दो एल्कीन्स हैं, उनमें अगर आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर निकालना है तो आप उनकी स्टेबिलिटी निकाल लीजिए. रिवर्स ऑर्डर जो होगा वो HOH का ऑर्डर होगा. लेकिन जनरली जब भी हम HOH का कंपैरिजन करते हैं तो हम हमेशा पोजीशन आइसोमर्स में या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में करते हैं. कहने का मतलब ये है, HOH बताओ जरा, इन दोनों में HOH किसका ज्यादा होगा? बोलो. सेकेंड का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है. जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम. इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना, अल्फा ज्यादा है तो. ठीक है, अब मेरी बात सुनो. जब भी कभी हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंपैरिजन करते हैं तो या तो हम पोजिशनल आइसोमर्स में करते हैं, या फिर कम से कम दोनों कंपाउंड्स में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम होते हैं उसमें कर लेते हैं. ठीक है ना? लेकिन कभी ऐसा हो अगर कि डबल बॉन्ड की संख्या कम या ज्यादा हो जाए. ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए जरा ध्यान से सुनो, बाद में लिखना. अगर हमने साइक्लोहेक्सीन ले लिया, साइक्लोहेक्साडाइईन ले लिया और बेंजीन ले लिया. साइक्लोहेक्साडाइईन ऐसा वाला ले लेता हूं जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, और बेंजीन ले लिया. इन तीनों में अगर मैं HOH पूछूं तो मैं दो तरह के क्वेश्चन पूछूंगा. एक तो मैं पूछूंगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर डबल बॉन्ड. अगर मैंने पर डबल बॉन्ड के हिसाब से पूछा तो आप स्टेबिलिटी के हिसाब से बता दीजिए. ज्यादा स्टेबिलिटी, कम HOH. बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो पर डबल बॉन्ड बेंजीन की सबसे कम हो जाएगी, ऐसे आएगा. लेकिन कहीं मैंने ये पूछ लिया कि इन तीनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बता दो, और मैंने ये मेंशन नहीं किया कि ये पर डबल बॉन्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस कंपाउंड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना पड़ेगा, इसका बताना पड़ेगा, इसका बताना पड़ेगा, और उसमें कोई लॉजिक काम नहीं आएगा जब तक कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ना हो. क्योंकि इसमें जरा देखो, सेकंड का सबसे ज्यादा है, फिर फर्स्ट का है, फिर थर्ड का है, फिर फर्स्ट का है. जबकि स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ और है. स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? 321 के हिसाब से 123 HOH का आना चाहिए था, अगर आपने स्टेबिलिटी का इनवर्स मान रखा है तो. ध्यान रखें, ये वाला जो रूल है ये तभी अप्लाइड है जब हम पर डबल बॉन्ड की बात करें, या कम से कम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम हो. क्योंकि हर डबल बॉन्ड के पीछे कुछ ना कुछ HOH निकलेगी. तो भले ही आपने नया कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बनाया है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी बनाई है, एरोमेटिक बनाया है, लेकिन अगर उसमें डबल बॉन्ड ज्यादा है तब तो HOH ज्यादा हो जाएगी ना. तो पर डबल बॉन्ड HOH अगर पूछा जाएगा तो ये बात अप्लाइड है. और अगर हर कंपाउंड के HOH का ऑर्डर पूछा जाएगा तो कोई लॉजिक नहीं है. तब कैसे पता लगेगा?
वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। क्लियर होगी बात? जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया, बेंजीन की आरई किलो कैलोरी में है 36, लेकिन नेप्थलीन की जो आरई है वो 2 × 36 से कम है, ठीक है ना। हालांकि नेप्थलीन में दो बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड हैं, लेकिन उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो बेंजीन की अपेक्षा डबल नहीं है। इसी तरह एंथ्रासीन की जो आरई है वो 3 × 36 से कम है। ये है करीब 83। और फिनेंथ्रीन की आरई थोड़ी सी ज्यादा है एंथ्रासीन से, ये है 91। तब भी ये 3 × 36 से कम, ठीक है ना। ज्यादा आरई होने पर स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा या कम? ज्यादा। जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। मान लो हम कहें कि किसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा है। अगर हम पर रिंग एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करें इन तीनों में, इन चारों में, तो सबसे ज्यादा किसका? पर रिंग बेंजीन का। और वैसे तो आप जानते ही, वैसे तो फिनेंथ्रीन सबसे ज्यादा है ही सही, अगर हम मॉलिक्यूल के हिसाब से बात करें तो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमेशा पर रिंग ही पूछना चाहिए। पर रिंग आरई बेंजीन की सबसे ज्यादा, ठीक है ना। इसीलिए जरा बोर्ड की ओर ध्यान दें एक बार फिर से, है ना। ये जो बेंजीन रिंग्स है ना, या बेंजीन जैसे एरोमेटिक रिंग्स, बेंजीनोइड रिंग्स हैं, जो जैसे एंथ्रासीन ले लिया जाए, ये इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इन पर अटैक करता है। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल्स आर द स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग एंड एरोमेटिक रिंग्स आर इलेक्ट्रॉन सोर्सेज, because number of pi electrons are, certain number of pi electrons are delocalized throughout the system, so they are very good electron sources and they attract electrophiles। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया बेंजीन रिंग पर या एरोमेटिक रिंग पर। अगर मान लो नेफ्थलीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है, तो आपको क्या लगता है नेफ्थलीन पर कितने तरह की डिफरेंट पोजिशंस हैं? जरा देखो, क्या ये पोजिशन, ये पोजिशन, ये पोजिशन और ये पोजिशन, क्या ये सब इक्विवेलेंट पोजिशंस हैं? इनमें से कहीं पर भी अटैक कर ले एक ही बात मानी जाएगी? इनकी नंबरिंग ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और बीच वाली पोर्शन को 9 10 बोलते हैं, ठीक है ना। और मुझे बताओ 2 3 और 7 6 7 ये इक्विवेलेंट पोर्शंस है, और 9 और 10 आपस में इक्विवेलेंट पोर्शंस है। बात समझ में आ गई? यानी कि एंथ्रासीन रिंग पर कुल 3 ही तरह की डिफरेंट पोजीशंस हैं। हाँ ना, क्या कहते हो? 3 ही तरह की डिफरेंट पोजीशंस हैं। इलेक्ट्रोफाइल के पास ऑप्शन है, 1 पर अटैक कर ले, 2 पर अटैक कर ले, या 9 या 10 पर अटैक कर ले। 1 2 9 यही 3 तरह की डिफरेंट पोजीशंस हैं, लेकिन वो प्रीफरेबली 9 पर अटैक करता है, ना कि 1 पर। जरा इमेजिन करो, अगर वो 1 पर अटैक कर लेगा तो 1 का बॉन्ड टूट जाएगा और ये रिंग एरोमेटिक नहीं रह जाएगी। बात समझ में आ रही है? जब ये रिंग एरोमेटिक नहीं रह जाएगी तो क्या बचेगा? नेफ्थलीन। और उसकी आरई कितनी होगी? बोलो 61। कहीं इसने 9 नंबर पे अटैक किया, अगर इसने 9 नंबर पोजीशन पर अटैक किया, इसी इलेक्ट्रोफाइल ने अगर 9 नंबर पोजीशन पर अटैक किया, वहां एक हाइड्रोजन पहले से था और प्लस चार्ज डीलोकलाइज होकर इधर आ गया, तो आप देखें कि क्या इसमें 2 बेंजीन रिंग अलग अलग बच जाएंगी? कि दोनों के लिए 36 कितनी आरई हो जाएगी भाई? 72। तो कौन सा अटैक प्रीफर्ड है, टर्मिनल रिंग पर या सेंट्रल रिंग पर? क्यों? क्योंकि अटैक के बाद भी जो इंटरमीडिएट बना है उसमें ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी है। ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी का मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? तो जब भी कभी कोई ऐसा फ्यूज सिस्टम हो जिसमें बहुत सारी बेंजीन रिंग्स हो, तो इलेक्ट्रोफाइल प्रीफरेबली बल्क के अंदर वाले रिंग पर अटैक करना पसंद करता है। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स फ्री रह जाए। क्या फायदा मिलेगा? हर बेंजीन रिंग के पीछे 36 किलो कैलोरी की एनर्जी लॉस हो जाएगी।
और कहीं वो सिस्टम एंथ्रासीन या नेथिलीन जैसा रह जाएगा तो वो 3x36 नहीं होगा या 2x36 नहीं होगा। समझ नहीं पा रहे हो यार? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो जब भी कभी इस तरह का मल्टीपल रिंग वाला सिस्टम होता है फ्यूज्ड, तो हमेशा वो अटैक बल्क के अंदर वाले रिंग पर करवाना पसंद करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स उसमें बची रह जाए। क्लियर है? इसी तरह फिनेंथ्रीन में भी कौन से रिंग पे अटैक पसंद करेगा वो, टर्मिनल पर या सेंट्रल पर? ये 9 और 10 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 10, ठीक है ना? तो 9 या 10 पर ही अटैक एंथ्रासीन पर या फिनेंथ्रीन पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछ लेना तो बहुत लोगों को नहीं आता है, नोट करो।